आज की क्लास है हमारी बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के बारे में। तो बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 को शुरू करने से पहले हम इसके पहले के एक अधिनियम पे चलते हैं। बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियम 1929। ये आया था 28 सितंबर 1929 को ये अधिनियम आया था। 28 सितंबर 1929 को ये अधिनियम इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा पारित किया गया था और 1 अप्रैल 1930 को लागू हो गया था। तो इस अधिनियम में क्या था? लड़कियों के लिए विवाह की आयु 14 वर्ष और लड़कों के लिए 18 वर्ष की गई थी। इसमें लड़कियों के लिए 14 वर्ष और लड़कों के लिए 18 वर्ष की गई थी। यह केवल हिंदू ही नहीं बल्कि भारत के सभी लोगों पर लागू होता था। ये सिर्फ हिंदुओं पर ही नहीं, भारत के सभी लोगों पर लागू होता था। जितने भी ब्रिटिश नागरिक थे भारत, सब पे लागू होता था। इसके निर्माणकर्ता तो जो थे, इसके जिन्होंने ड्राफ्टिंग की थी, प्रयोजक जो थे, हरविलास शारदा थे। इसीलिए इस अधिनियम को शारदा अधिनियम के नाम से भी जाना जाता था। इसमें 2-3 बार संशोधन भी किए गए, सन 1949 में, 1978 में, 2006 में। 2006 के संशोधन के बाद ही इस अधिनियम का नाम क्या हुआ? बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 किया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने एक निर्णय दिया था बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम की धारा 9 में उल्लिखित बिंदुओं को बदलने के लिए। इसके सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार क्या था कि लड़कों के विवाह की उम्र 21 वर्ष और लड़कियों के लिए 18 वर्ष की गई थी। अब अपना शुरू करते हैं बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006। तो सबसे पहले जान लेते हैं इसका उद्देश्य क्या था। तो बाल विवाह अधिनियम जो था 2006 में आया था, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, उसका उद्देश्य था कि बाल विवाह के अनुष्ठानों का प्रतिषेध करना। प्रतिषेध करना मतलब उस पर रोक लगाना। अनुष्ठान मतलब किसी भी तरह के जो बाल विवाह हो रहे हैं उस पर क्या करना है? रोक लगाना है। उससे संबंधित या उसके अनुषंगिक विषयों को उपबंध करने के लिए यह अधिनियम बना था। यह अधिनियम बनाया गया था। तो इस अधिनियम को राष्ट्रपति की स्वीकृति कब मिली? 10 जनवरी 2007 को। और ये लागू कब से हुआ? 1 नवंबर 2007 से। इस अधिनियम में क्या है? कुल 21 धाराएं हैं। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 में कुल 21 धाराएं हैं और इसके तहत जितने भी अपराध होंगे वो सब संज्ञेय और अजमानतीय होंगे। और 16 अक्टूबर को बाल विवाह निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है। 16 अक्टूबर को बाल विवाह निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस अधिनियम के तहत जो भी अपराध होंगे उनमें सजा का जो प्रावधान है 2 वर्ष का कठोर कारावास और 1 लाख तक का जुर्माना है, परंतु महिलाओं के लिए कारावास की सजा नहीं है। अब शुरू करते हैं इस अधिनियम को। तो इसकी धारा 1 जो है उसके अनुसार क्या है? इसमें कोई भी अधिनियम हो उसकी धारा 1 जो होती है, सब में सेम चीजें होती हैं। संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। तो इसका संक्षिप्त नाम क्या है? बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006। इसका विस्तार कहाँ तक है? तो संपूर्ण भारत पर है। संपूर्ण भारत के लोगों पर लागू होता है। भारत से बाहर रह रहे भी भारत के सभी नागरिकों पर ये लागू होगा। भारत का कोई नागरिक अगर किसी दूसरे देश में चला जाता है, वहाँ भी इसका उल्लंघन करता है, तो वहाँ भी इसका लागू होगा। प्रारंभ बता ही दिए कि 1 नवंबर 2007 से ये
प्रारंभ हुआ। धारा 2 सभी अधिनियमों में जैसे देखते हो कि सभी अधिनियमों में क्या रहती है, धारा 2 लगभग परिभाषाएं ही दी जाती हैं। तो इसमें 2-3 परिभाषाएं ही हम देखेंगे। तो सबसे पहली परिभाषा हम देखते हैं बालक। तो बालक कौन है? ऐसा कोई भी व्यक्ति बालक है। अगर पुरुष है तो 21 वर्ष से कम, और महिला है तो 18 वर्ष से कम है तो बालक है। फिर इसमें बाल विवाह के बारे में परिभाषित किया गया है। तो ऐसा विवाह अपराध है जिसके बंधन में आने वाले दोनों पक्षकारों में से कोई भी बालक हो, या तो लड़का या लड़की में से भी कोई एक भी बालक है तब भी बाल विवाह माना जाएगा। दोनों बालक हैं तब तो बाल विवाह माना ही जाएगा। फिर इसमें एक चीज और परिभाषा दी गई है, बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी। बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी, बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी कौन होगा? तो इसके धारा 16 में बताया गया है। धारा 16 में बताया गया है बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति के बारे में। भी जब आगे धारा 16 पढ़ेंगे तो उसमें राज्य सरकार को ये शक्ति दी गई है, कोई एक बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति करें। फिर विवाह के संबंध में बंधन में आने वाले पक्षकार या पक्षकारों में से कोई ऐसे पक्षकार थे जिसके विवाह उसके द्वारा अनुशासित किया गया हो या किया जाने वाला। तो इसमें एक विवाह के पक्षकार में दोनों तरफ के माता पिता या रिश्तेदार भी शामिल हो सकते हैं विवाह के पक्षकार के रूप में। अगला है धारा 3। तो धारा 3 में क्या है? बाल विवाह का शून्यकरण होना। इस अधिनियम में ये बताया गया है कि चाहे किसी भी परिस्थिति में बाल विवाह किया गया हो, कोई भी कंडीशन रही हो, हर कंडीशन पे क्या होगा? बाल विवाह क्या होगा? शून्यकरण होगा, उसको शून्य ही माना जाएगा, चाहे कंडीशन कोई भी रही हो। जैसे यहाँ बहुत सी कंडीशन आती हैं, दादा दादी माता पिता की हमारी इच्छा है कि हमारे जिंदा रहते विवाह हो जाए, उस कंडीशन पे भी क्या होगा? अगर विवाह हुआ है तो भी क्या है? ये शून्य ही माना जाएगा। और ये शून्य कैसे होगा? न्यायालय इसको शून्य घोषित करेगा। न्यायालय इसको शून्य घोषित करेगा। तो न्यायालय में वाद कौन दायर करेगा? तो न्यायालय में वाद कौन दायर कर सकता है? बालक दायर कर सकता है जिसका बाल विवाह हुआ है। कब वो दायर कर सकता है? वो जब बालिग हो जाए उसके बाद दायर कर सकता है, या उसके संरक्षक, बाल मित्र या बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी भी क्या है? बात दायर कर सकते हैं। फिर बाल विवाह में डिक्री पारित करते समय न्यायालय दूसरे पक्षकार को आदेश देगा कि वह विवाह के समय प्राप्त उपहार आदि एक पक्षकार के माता पिता या संरक्षक को लौटा दें। तो ये डिक्री क्या है? डिक्री मतलब न्यायालय का आदेश। तो जब बाल विवाह को न्यायालय क्या करेगा? शून्य घोषित करेगा, तब क्या करेगा? एक पक्षकार को, जैसे लड़की के माता पिता ने क्या किया? लड़के वालों को जो सामान दिया था विवाह के समय, दहेज, तो वो लौटाने का आदेश कर सकता है। फिर न्यायालय वयस्क पुरुष पक्षकार के माता पिता या संरक्षक को महिला पक्षकार को उसके पुनर्विवाह तक अंतरिम या अंतिम भरण पोषण या आवास का आदेश भी कर सकता है। तो न्यायालय क्या कर सकता है? ये आदेश दे सकता है पुरुष को या बालक को। अगर बालक वयस्क है तब क्या? बालक को ये आदेश करेगा।
अगर बालक वयस्क नहीं है तो बालक के माता पिता या संरक्षक को ये आदेश करेगा कि जो महिला पक्षकार है विवाह शून्य होने के बाद जब तक उसका पुनर्विवाह नहीं हो जाता तब तक उसको भरण पोषण और आवास की व्यवस्था भी करेगा। फिर धारा 5 क्या कहती है? तो धारा 5 के अनुसार बाल विवाह से उत्पन्न हुआ बालक बालक है तब जिला न्यायालय बालकों के रक्षा के लिए समुचित आदेश दे सकता है। न्यायालय उस बालक के लिए विवाह के पक्षकार या उसके माता पिता या संरक्षक द्वारा भरण पोषण के प्रबंध करने का भी आदेश दे सकता है। तो अगर बाल विवाह से क्या हुआ, कोई बालक पैदा हुआ उनकी संतान हो जाती है, जिनका बाल विवाह हुआ है उनके संतान हो जाती है। उसके बाद क्या होता है, विवाह शून्य हो जाता, तब उस बालक का क्या होगा, तब न्यायालय क्या करेगी, जिला न्यायालय बालक की रक्षा का समुचित आदेश देगा। तो न्यायालय उस बालक के लिए किसको आदेश देगा, या तो बालक को जिसका बाल विवाह हुआ था, जिस पुरुष का बाल विवाह हुआ था, अगर वो बालिक है तो उसको देगा, या अगर वो बालिक नहीं है तो उसके माता पिता या संरक्षक को क्या भरण पोषण करने का अधिकार आदेश दे सकता है। फिर धारा 6 में क्या बताया गया है कि यदि न्यायालय द्वारा बाल विवाह शून्य घोषित कर दिया जाता है, डिक्री दिए जाने के पूर्व जन्म या गर्भ में रहित बालक धर्मज माना जाएगा। तो इसमें क्या बताया गया है, बालक धर्मज ही होगा। मतलब अगर न्यायालय ने बाल विवाह को शून्य घोषित कर दिया है तब भी बाल विवाह से पैदा हुआ बालक या जब बाल विवाह शून्य हो रहा था उसके पहले गर्भ में आ गया है बालक, तो दोनों ही कंडीशन में वो जो बालक पैदा होगा वो क्या माना जाएगा, धर्मज बालक ही माना जाएगा, माता पिता की वैध संतान ही माना जाएगा। फिर धारा 7 क्या बताया गया है, जिला न्यायालय में धारा 4 और धारा 5 के अधीन जारी किए गए आदेशों को रूपांतरित करने की शक्ति बताई गई है। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, और धारा 8 भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। उसमें उस न्यायालय के बारे में बताया गया जिसमें अर्जी दी जाएगी। हम बढ़ते हैं अगली धारा की तरफ। धारा 9 में क्या है बताया, कोई भी व्यक्ति जो 18 वर्ष से अधिक आयु का होते हुए भी बाल विवाह करेगा, अगर कोई पुरुष है 18 वर्ष से अधिक का है, 18 वर्ष से अधिक का है, तब वो बाल विवाह करता है तो पुरुष को क्या सजा दी जाएगी, 2 वर्ष तक का कठोर कारावास या जुर्माना जो 1 लाख तक का हो सकता है, अथवा दोनों से दंडित किया जा सकता है। तो कोई भी पुरुष व्यक्ति जो क्या है, कोई भी पुरुष व्यक्ति जो 18 वर्ष से अधिक की आयु का है, वो अगर बाल विवाह करता है तो 2 वर्ष तक का कठोर कारावास या 1 लाख तक का जुर्माना अथवा दोनों से दंडनीय होगा, दोनों से भी दंडनीय हो सकता है, दोनों से भी दंडनीय हो सकता है। तो इसमें किसके लिए बताया गया है, पुरुष के लिए जिसने बाल विवाह किया है, और कब किया है, 18 वर्ष से अधिक की उम्र में किया है। अब धारा 10 में क्या बताया गया है, विवाह को संपन्न कराने वाले या संचालित कराने वाले या दुष्प्रेरित करने वाले के लिए सजा का प्रावधान किया गया है। तो अगर कोई बाल विवाह करवाते हैं, माता पिता हैं या कोई नाते रिश्तेदारी वाले हैं, या जो विवाह के बारे में दुष्प्रेरित करते हैं, तो उन सब इस सजा के बारे में बताएंगे। तो सजा वही है, क्या है, 2 वर्ष तक का कठोर कारावास और जुर्माना जो 1 लाख तक का हो सकेगा, उससे दंडनीय होगा।
फिर आगे इसी धारा में क्या बताया गया है कि जहाँ माता पिता अथवा संरक्षक जैसा व्यक्ति या बालक के विधिपूर्ण या विधि विरुद्ध रखने वाला व्यक्ति बालक के विवाह में शामिल होकर प्रेरित करता है अनुष्ठान या वही सेम चीज़ बताया गया कि उसके नाते रिश्तेदार वाले या संरक्षक कोई भी जो उस पे बालक पे विधिक अधिकारिता रखते हैं वो उसका बाल विवाह करवाते हैं तो वही 2 वर्ष तक का कठोर कारावास और 1 लाख तक का जुर्माना से दंडनीय होंगे। आगे क्या बताया गया है कि महिलाओं को कारावास के दंड से दंडनीय नहीं किया जाएगा। तो ये बात याद रखना कि कारावास का दंड जो दिया जाता है इस अधिनियम में उस महिलाओं के लिए नहीं है। फिर धारा 12 कतिपय परिस्थितियों में किसी अवयस्क बालक के विवाह का शून्य होना। तो चाहे पहले भी मैं बताया कि कोई भी परिस्थिति रही हो, चाहे कैसी भी कंडीशन रही हो, किसी भी कंडीशन में बाल विवाह हुआ है तो वो शून्य ही माना जाएगा, वो वैध विवाह नहीं माना जाएगा। जैसे किसी के माता पिता बोलते हैं कि मैं बहुत बीमार हूँ, मरने से पहले तुम्हारी शादी करवा देता हूँ। फिल्मों में देखे होगी कि पिता को हार्ट अटैक आ जाएगा और वहीं पे शादी करवा देगा। तो इस तरह से कोई भी कंडीशन रही होगी तब क्या करेंगे, वो बाल विवाह शून्य ही माना जाएगा। फिर धारा 13 में क्या बताया गया है, बाल विवाहों को प्रसिद्ध करने वाला व्यादेश जारी करने की न्यायालय की शक्ति। तो न्यायालय को ये शक्ति दी गई है कि बाल विवाह को जो है प्रतिसिद्ध करने के उसको शक्ति दी गई है, उसके लिए आदेश जारी कर सकता है इस अधिनियम में। किसी भी प्रतिकूल बात के होते हुए कोई भी कंडीशन हो, कैसी भी कंडीशन रही हो, तो वो हर कंडीशन में क्या कर सकता है कि बाल विवाह को रोकने का आदेश जारी कर सकता है। व्यादेश लिखा है, व्यादेश का मतलब वही आदेश ही होता है। तो बाल विवाह रोकेगा कौन, तो बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी के आवेदन पे, बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी के आवेदन पर, बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी जो होता है उसके आवेदन पर कौन वो करेगा, उसके आवेदन पर न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट, वो भी कैसा, प्रथम वर्ग का, प्रथम श्रेणी का न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी के आवेदन पर या किसी भी व्यक्ति के परिवार के माध्यम से या स्वयं की सूचना प्राप्त होने पर वो क्या कर सकता है, बाल विवाह रोकने का आदेश दे सकता है। फिर क्या होता है कि जब वो बाल विवाह वो रोकने जाएगा तो उसके ऊपर हमला भी हो सकता है, इसलिए उसको क्या हुआ है, उसको अतिरिक्त शक्तियां भी दी गई हैं। उसको क्या किया गया है, अतिरिक्त शक्तियां भी दी गई हैं। उसको रोकने के लिए वो अतिरिक्त बल का प्रयोग भी कर सकता है, वो पुलिस बल को भी बुला सकता है। इसमें भी सजा के बारे में वही बताया गया कि अगर कोई भी न्यायालय द्वारा जारी आदेशों का, अध्यादेशों का उल्लंघन करेगा तो वही 2 वर्ष तक की अवधि का कारावास और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना होगा अथवा दोनों से भी दंडनीय होगा, दोनों से भी दंडनीय किया जा सकता है। स्त्री को कारावास से दंडित नहीं किया जाएगा। इसमें बताया गया है कि स्त्री को कारावास से दंडित नहीं किया जाएगा। फिर धारा 16 बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी के बारे में बताया। तो राज्य सरकार राज्य के संपूर्ण भाग या उसके किसी ऐसे क्षेत्र किसी भी भाग के लिए क्या कर सकती है, ऐसे अधिकारी की नियुक्ति करेगी जो बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी के रूप में जाना जाएगा। तो राज्य सरकार को यह अधिकारिता है कि राज्य के किसी भी भाग के लिए कहीं के लिए भी बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति कर सकता है।
फिर धारा 17 में क्या बताया गया है? बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी लोक सेवक होगा। बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी क्या होगा? लोक सेवक होगा। तो लोक सेवक क्या होता है? जो अपनी आईपीसी थी उसकी धारा 21 में बताया गया था किसके बारे में? लोक सेवक के बारे में। अब आईपीसी की जगह किसने ले ली है? भारतीय न्याय संहिता 2023 ने। तो उसकी धारा 2 के उपधारा 28 में लोक सेवक के बारे में बताया गया है। धारा 2 के उपधारा 28 में लोक सेवक के बारे में बताया गया है। जब बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी कोई बाल विवाह रोकने जाएगा तो वो क्या करेगा? अकेले तो वो रोक नहीं सकता, तो वो क्या करेगा? राज्य सरकार किसी गांव में जा रहा तो वहाँ के सम्मानित व्यक्ति, पंचायत, नगर पालिका के अधिकारी, किसी लोक उपक्रम के अधिकारी, किसी एनजीओ के अधिकारी को क्या कर सकते हैं? राज्य सरकार की बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी की सहायता करो, और वो इसकी सहायता करने के लिए बाध्य भी हैं। तो राज्य सरकार किसी भी व्यक्ति को से क्या कर सकता है? सहायता करने का अनुरोध कर सकता है, चाहे वो पंचायत का व्यक्ति हो, चाहे नगर पालिका का अधिकारी हो, किसी लोक उपक्रम का अधिकारी हो, कोई भी सरकारी कर्मचारी हो, या किसी एनजीओ से भी वो क्या सहायता मांग सकता है कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी जो है आपके गांव में, आपके क्षेत्र में बाल विवाह रोकने जा रहा है, तो इसकी सहायता करो। और वो सहायता करने के लिए बाध्य भी होंगे। फिर बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी का क्या कर्तव्य होगा? कि बाल विवाह का जो भी है उसका निवारण करे। कहीं भी बाल विवाह हो रहा तो उसको रोके, उसके बारे में साक्ष्य एकत्र करे, बाल विवाह के विरुद्ध लोगों को जागरूक करे और समाज को संवेदनशील बनाए। हो गया। ही सभी इम्पोर्टेंट धाराएं लगभग निकल चुकी हैं। एक दो चीज़ें और डिस्कस कर लेते हैं। धारा 19 में क्या बताया गया है? नियम बनाने की राज्य सरकार की शक्ति। तो इस अधिनियम के तहत जो भी नियम बनाए जाएंगे, कोई भी नियम पारित किए जाएंगे, तो उसकी शक्ति किसे दी गई है? राज्य सरकार को। कि राज्य सरकार नियम बना सकती है कि इस अधिनियम को किस हिसाब से लागू किया जाएगा। ये धारा 4 पहले ही बता चुके हैं कि बाल विवाह के बंधन में आने वाली महिला पक्षकार को भरण पोषण और निवास के लिए उपबंध किया जाएगा। धारा 20 क्या है? इससे एक प्रश्न मिला था, इसलिए इसको बता रहे हैं कि 1955 में जो हिंदू विवाह अधिनियम आया था उसको संशोधन किया किया गया था। उसको संशोधन किया गया था, हिंदू विवाह अधिनियम में संशोधन किया गया था। कुछ जगहों पे जो विवाह की उम्र थी उसमें संशोधन किया गया था इसकी धारा 20 के तहत। और धारा 21 क्या है? ये जो बाल विवाह है अवरोध अधिनियम 1929 में आया था, अभी जिसके बारे में शुरुआत में चर्चा की, शारदा अधिनियम, उसको क्या किया गया था? निरसित किया गया था। उसको समाप्त करके उसकी जगह क्या आया था? बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 आया था। तो आज के क्लास में बस इतना ही।